आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। 4 वर्षों तक लड़े गए इस प्रथम महायुद्ध के परिणाम कितने घातक रहे, इसकी सहज कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी पक्षों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम हम जानते हैं राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणामों में सर्वप्रथम हम लेते हैं निरंकुश राजतंत्रों का अंत। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक प्रमुख निरंकुश राजतंत्रों एवं राजवंशों का अंत हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, तुर्की एवं बल्गेरिया के राजतंत्रों का अंत हो गया और इसके साथ ही जर्मनी के होहेनजोलन, ऑस्ट्रिया, हंगरी के हैब्सबर्ग, रूस के रोमनाव और तुर्की के उस्मानिया राजवंशों का भी अंत हो गया। राजवंशों के अंत के साथ ही उन पर जो आश्रित सामंत प्रथा थी वो भी समाप्त हो गई। अब है लघु राज्यों का उदय। महायुद्ध के बाद यूरोप लघु राज्यों का महाद्वीप बन गया। इसमें प्रमुख थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लैटविया, पोलैंड आदि। संक्षेप में कहें तो पूर्वी और मध्य यूरोप की जनता विशाल साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो चुकी थी। अब है लोकतंत्र का विकास। प्रथम महायुद्ध के दौरान इंग्लैंड, अमेरिका आदि मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध के बाद समस्त पराजित देशों और नवनिर्मित राज्यों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम की गई। युद्ध के दौरान ही रूस में क्रांति हुई और वहाँ पर जारशाही का अंत हो गया। जर्मन में भी गणतंत्र की स्थापना हुई। तुर्की के सुल्तान का भी यही हाल हुआ। वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लैटविया आदि में भी जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम हो गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि प्रथम विश्व के बाद यूरोप में लोकतंत्र का प्रसार हुआ। अब है राष्ट्रीयता का विकास। युद्ध की समाप्ति के बाद नवीन राज्यों की स्थापना राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर ही की गई थी और राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही प्रत्येक देश ने अपने लिए अधिकाधिक उपनिवेशों की स्थापना प्रारंभ की थी। एशिया के पिछड़े राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की लहर आई और यहाँ के लोगों में भी स्वतंत्र होने के आंदोलन तेज हो गए। अब है अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को भी अधिक महत्व दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार 19वीं सदी राष्ट्रीयता की सदी थी और 20वीं सदी अंतर्राष्ट्रीयता की थी। युद्ध समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने और विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इस संस्था की स्थापना अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कदम था।
अब है नवीनवादों का उदय। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में अनेक देशों में समाजवाद की लहर थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और इसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद। तो इस प्रकार जो है युद्ध के बाद अनेक वादों का प्रादुर्भाव हुआ और जिसके कारण विश्व में शीघ्र ही पुनः तनाव का वातावरण प्रारंभ हो गया। अब है साम्यवादी शासन तंत्र का उदय। ये ठीक है कि रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना विश्व युद्ध के दौरान ही हुई थी, परंतु मित्र राष्ट्रों और उसके द्वारा समर्थित अनेक जारकालीन रूसी सेनानायकों ने साम्यवादी शासन को समाप्त करने का एक अथक प्रयास किया था और इसने विश्व राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। प्रथम महायुद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह यूरोपीय देशों का साहूकार बन गया। यूरोप के विभिन्न राज्यों पर इसका 1 खरब 20 डॉलर कर्ज था। युद्ध के दौरान और उसके बाद के काल में अमेरिका का विदेशी व्यापार दिन दूना और रात चौगुना हो गया और जर्मनी का व्यापार वाणिज्य जो है वो चौपट हो गया। अब है साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस में आत्मविश्वास की नई भावना का सृजन हुआ। राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था में बेल्जियम, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान सभी देशों की औपनिवेशिक सत्ता का विकास हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि महायुद्ध से साम्राज्यवाद को एक नया प्रोत्साहन मिला। जापान और इटली के साम्राज्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अब है शस्त्रीकरण की होड़। वर्साय संधि के अंतर्गत निशस्त्रीकरण की वह योजना थी जिसे जर्मनी सहित अन्य धुरी राष्ट्रों को पूर्ण रूप से शक्तिहीन न रखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। इसके अंतर्गत सुझाव दिया गया था कि मित्र राष्ट्र भी इस प्रयोग को उस सीमा तक लागू करें जिससे सुरक्षा की संभावना स्थापित हो सके, किंतु भिन्न भिन्न राष्ट्रों द्वारा जो रुख अपनाया गया उससे निशस्त्रीकरण की बजाय शस्त्रीकरण की भावना को बल मिला। परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष उसका युद्ध संबंधी बजट जो है वो बढ़ने लगा। बहुत से देशों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के नाम पर अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा। तो शस्त्रीकरण की इस होड़ ने द्वितीय महायुद्ध का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। अब है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में पहला है धन संपदा की हानि। प्रथम महायुद्ध के कारण धन संपदा की हानि का अनुमान लगाना कठिन है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 10 खरब रुपया जो प्रत्यक्ष रूप से ही खर्च हुआ। अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड ने अनुमान लगाया था कि युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों का संयुक्त व्यय 31 मई 1918 तक 35,000 मिलियन पाउंड पहुंच चुका था। हर तरफ आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप नैतिक और राजनीतिक उथल पुथल होने लगी थी।
युद्ध काल में पोलैंड की खानें बर्बाद हो गई थी, फसलें नष्ट हो गई थी, रेल मार्ग छिन्न भिन्न हो गए थे, मशीनों को तोड़ फोड़ दिया गया था। फ्रांस का भी यही हाल हुआ। ज़मीन जो है बिलियान हो गई, कारखाने मकान आदि जो है ध्वस्त हो गए। जर्मनी को रूसी सेना ने रौंद दिया। और संक्षेप में कहें तो आर्थिक क्षति से विश्व का आर्थिक संकट जो है वो डगमगा गया था। अब है युद्ध ऋणों की समस्या। प्रथम महायुद्ध को जारी रखने के लिए दोनों पक्षों के प्रमुख राज्यों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक ऋण लेने पड़े। 1914 में दोनों पक्षों के देशों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक ऋण था, जो 1918 ईस्वी तक बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया था। संपत्ति का विनाश अलग था। युद्ध के बाद ऋणों को चुकाना जो है वो और भी कठिन हो गया था और अधिकांश देशों ने अमेरिका और इंग्लैंड से ऋण लिया था और स्वयं इंग्लैंड ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। तो इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश इन ऋणों को रद्द कराने के पक्ष में थे, परंतु अमेरिका इसके पक्ष में तैयार नहीं था और इससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति। युद्ध काल में दोनों पक्षों को जो आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। अब प्रत्येक देश के सामने पुनर्निर्माण, पुनर्वास और बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप लिए खड़ी थी और ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश ने कम से कम आयात करने और अधिक से अधिक निर्यात करने की नीति अपनाई। फिर है मुद्रास्फीति। युद्ध काल के दौरान दोनों पक्षों का खरबों रुपया खर्च हुआ और यह खर्च किसी उत्पादन कार्य में न लगकर विनाश कार्य में लगा। इसके साथ ही युद्ध काल में अनेक देशों के औद्योगिक क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों, संचार, यातायात के साधन को भी भारी नुकसान पहुंचा। परिणाम यह निकला कि अधिकांश देशों को सार्वजनिक कर्ज लेना पड़ा और कर्ज को चुकाने के लिए अनेक राष्ट्रों में कागजी मुद्रा जारी की गई और जिससे वस्तुओं के भाव जो है वो आसमान छूने लगे। तो मुद्रास्फीति ने जो है वो विश्व को आर्थिक संकट में डाल दिया। अब है श्रमिकों की स्थिति में सुधार। महायुद्ध के दौरान लाखों श्रमिकों को भी सेना में भर्ती किया गया और इसमें से अधिकांश जो है वो मारे भी गए, परंतु इससे प्रत्येक युद्धरत देश में श्रमिकों की भारी कमी हो गई और उनकी मांग जो है वो बढ़ने लगी। इस स्थिति में श्रमिकों को अपने महत्व की नई अनुभूति हुई और उन्होंने मिल मालिकों, पूंजीपतियों के अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया और राष्ट्र संघ के अंतर्गत श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की भी स्थापना की गई और उपयुक्त श्रमिक परिवर्तनों में मजदूरों में जागरूकता आई और धीरे धीरे मजदूर आंदोलन अधिक जोर पकड़ता गया। अब है कृषकों की सुरक्षा। विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जहाँ कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ, वहाँ किसानों की स्थिति में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ, वहीं किसानों की स्थिति में भी महत्वपूर्ण सुधार आया। फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि देशों में किसानों को भूमि बांट दी गई और उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया और जो पुरानी सामंत व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया गया
और इससे जो है किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। अब है बेरोजगारी की समस्या। युद्धकाल के दौरान अनेक कल कारखाने नष्ट हो गए। युद्ध की समाप्ति के बाद जो है अनेक देशों, जिसमें दोहरी राष्ट्र के शांति समझौते के अंतर्गत जो देश थे वो भी शामिल थे, में बड़े पैमाने पर जो है सैनिकों की छटनी कर दी गई और इसके कारण जो है बहुत से देशों में बेरोजगारी की समस्या जो है विकराल रूप धारण करने लगी। अब है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में पहला है जनहानि। प्रथम महायुद्ध मानव इतिहास की एक भयंकर त्रासदी थी। यह अब तक लड़े गए सभी युद्धों में सर्वाधिक भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसमें 36 राष्ट्रों के 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ 20 लाख सैनिक घायल हुए। सैनिकों के अलावा लाखों नागरिकों को भी इसमें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था और विश्व इतिहास में इससे भीषण नरसंहार पहले कभी घटित नहीं हुआ था। अब है अल्पसंख्यकों की समस्या। पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए बहुत से अल्पसंख्यकों को नवीन राज्यों में समाविष्ट कर दिया गया। फिर भी लाखों अल्पसंख्यक बच गए और जो कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से किसी देश के नहीं थे, तो इन लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व जो है वो राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। राष्ट्रसंघ ने इन राज्यों के साथ अलग अलग संधियां की और अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका उसके बाद भी। और उसके बाद जो है हिटलर जैसे महानायक ने इस समस्या की आड़ में जो है वो चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को हड़प लिया था। इसके बाद है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। महायुद्ध के बाद स्त्रियों ने कार्यालयों, दुकानों, उद्योग धंधों आदि में लगन से कार्य करना प्रारंभ किया और पुरुषों की कमी का एहसास नहीं होने दिया और स्त्रियों में इससे राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और वे राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी। फलस्वरूप उन्हें जो है मताधिकार का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम जो है वो 1918 में इंग्लैंड में 30 वर्ष की आयु में स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार मिला और इससे पहले 1917 में रूस में भी स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार मिल चुका था और 1920 में जर्मनी में मिला। धीरे धीरे अन्य देशों में भी मताधिकार का अधिकार मिला और पुरुष के साथ उनकी समानता को स्वीकार किया जाने लगा। अब है सांस्कृतिक हानि। सांस्कृतिक दृष्टि से प्रथम महायुद्ध विनाशकारी रहा। लाखों नवयुवकों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को छोड़कर सेना में भर्ती होना पड़ा। शिक्षा के सरकारी व्यय में भारी कमी की गई। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो बंद हो गईं। बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक मारे गए। ऐतिहासिक स्थल, इमारतें, कलाकृतियाँ नष्ट हो गई। तो इस के परिणाम स्वरूप जो है सांस्कृतिक विकास को बहुत धक्का लगा। अब है वैज्ञानिक प्रगति। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप अस्त्र शस्त्रों के अलावा वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत जो नवीन यंत्र थे उनका जो प्रयोग किया गया था उसमें था पहली बार टैंकों का प्रयोग किया गया, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों और जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया और इसके बचाव के लिए भी आविष्कार किए गए। घायलों की तत्काल चिकित्सा के बारे में नई नई औषधियाँ और उपाय भी खोजे गए और इस सभी से जो है वो वैज्ञानिक प्रगति को बल मिला। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप संसार में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं
सांस्कृतिक अवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप विजेता और पराजित दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। फिर भी भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए और केवल 20 वर्ष के अंतराल के बाद ही संसार को इससे भी अधिक विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। इस प्रकार